आज की इस वीडियो में मानव श्वसन तंत्र की हम लोग संपूर्ण चर्चाएं करेंगे। क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का, क्योंकि यहाँ से 10 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव भी आता है, 2 नंबर का भी प्रश्न आता है, 5 नंबर का भी प्रश्न आता है। तो हर बोर्ड के बच्चे इस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि इसमें सारी बातें मैं पूरी तरह से चर्चाएं करूंगा। देखिए, मानव श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। मानव श्वसन तंत्र किन किन से मिलकर बनता है? देखो, मानव श्वसन तंत्र ये नासिका से, किससे? नासिका छिद्र से मिलकर बनता है। स्वर यंत्र, इसको ये जो है ना गुलटिया निकले, इसको स्वर यंत्र, इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, स्वर यंत्र। उसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद फेफड़ा, 4 चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं जो हमारा मानव श्वसन तंत्र है, मनुष्य का जो श्वसन अंग है, चाहे श्वसन तंत्र है, वो नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली और फेफड़ा से मिलकर बनने का काम करता है। अब देखिए कैसे कैसे कार्य करता है। सबसे पहली बात करते हैं नासिका छिद्र से। देखिए, हम लोग जो मनुष्य है वो फेफड़े के माध्यम से श्वास लेते हैं, लेकिन श्वसन अंग का मतलब जिसके माध्यम से हम लोग श्वास लेते हैं, तो ये सब श्वसन अंग है, स्टार्ट होता है नासिका छिद्र से। तो यहीं पर बात करेंगे कि जो हमारा नाक का छिद्र होता है, वहां से श्वास जाने के बाद कैसे क्या करता है। तो सबसे पहले हमारा जो श्वास होता है नाक में जाता है, और नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, और ये छोटे छोटे बाल क्या करते हैं? वायु को, जो हवा जो हम लोग श्वास लेते हैं उसको शुद्ध करता है। अगर वहां से भी हवा शुद्ध नहीं हो पाता है तो ये नाक का जो ऊपरी सिरा यहाँ पर पड़ता है, इसको कपाट कहते हैं, नासिका कपाट। यहाँ पर श्लेष्मा, जिसको म्यूकस कहते हैं, चिपचिपा पदार्थ होता है, ये क्या करता है कि जो वायु होता है उसमें जो धूल कण होता है उसको चिपका लेता है और बाद में वो नकटी के रूप में निकल जाता है। यानी नाक की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ध्यान से इस चीज को समझिए आप कि नासिका छिद्र में क्या होता है? छोटे छोटे बाल होते हैं, यहाँ से हवा शुद्ध होता है। जब यहाँ से हवा शुद्ध नहीं हो पाता है तो नासिका कपाट है जो ऊपर है, इसको नासिका कपाट कहते हैं, ठीक है ना। नासिका कपाट में श्लेष्मा मतलब म्यूकस पाया जाता है, और ये क्या करता है? धूल कण को अपने अंदर चिपका लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं नकटी, और इसको बाद में क्या करते हैं? निकाल देते हैं। ये होता है नकटी, ठीक है ना बाबू। तो ये समझ में आगे हुआ नासिका छिद्र। अब देखिए, नासिका छिद्र के बाद जो हवा होता है वो हमारी यहाँ पर पहुंचता है। यहाँ पर देखिए एगो इपीग्लोटस होता है। इपीग्लोटस मतलब कंठ द्वार, निगल द्वार, जिसको ग्रसनी के नाम से जानते हैं, इसको हल्लक भी कहते हैं, फाइरिक्स इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना। यानी नासिका छिद्र के बाद अगर जाता है वो, तो कहा जाता है ग्रसनी में 2 छिद्र नहीं होता मुंह में, वही होता है, एगो हवा लेने वाला, एगो खाना खाने वाला। तो हवा लेने वाले को कंठ द्वार और भोजन लेने वाले को निगल द्वार कहते हैं। तो हमारा जो हवा होता है बाबू, वो कहाँ जाता है? वो कंठ द्वार में जाता है, क्योंकि निगल द्वार में भोजन जाएगा। तो देखो, हाई जो इपीग्लोटस ऐसा निकला, इसका नाम इपीग्लोटस है। अगर हम लोग श्वास लेंगे तो ये भोजन वाली नली को बंद कर देता है। कभी कल आप देखिएगा आदमी को हिचकी आता है। क्यों हिचकी आता है? क्योंकि इपीग्लोटस को संवेदना नहीं मिल पाती है, और भोजन, अगर सोचिए श्वास लेने वाला अंग वाली है जो अंग गुजरा है, ये श्वास लेने वाला है, और श्वास लेने वाला में अगर भोजन चला जाएगा तो ये फेफड़ा जो होता है देख लेता है कि वो भोजन का दिशा पलट गई, धक्का मार के बाहर निकलता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग हिचकी आना, ठीक है ना। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि नासिका छिद्र के बाद हमारी हवा कहाँ जाती है? ग्रसनी में। ग्रसनी से होते हुए कहाँ? कंठ द्वार में प्रवेश करती है। और ये कंठ द्वार से हवा कहाँ पहुंचेगा? श्वास नली, जिसको इंग्लिश में ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है ना। हाई जो आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रैकिया है, और याद रखिएगा ट्रैकिया जो होता है ना, ट्रैकिया ये चिपके नहीं, इसके लिए हेडलिन इसको बोल सकते हैं। हाई जो छल्ला है ना, छल्ला का प्रयोग करते हैं ताकि ये चिपके नहीं। अगर ट्रैकिया चिपक जाता है, श्वास ही नहीं ले पाएंगे, ना श्वास आएगा ना श्वास जाएगा, आदमी ऐसे ही मर जाएगा। यानी हमारा जो होता नासिका छिद्र के बाद ग्रसनी के बाद कहाँ चलाएगा बाबू? ग्रसनी के बाद ये स्वर यंत्र हम लोग भूल जा रहे हैं। स्वर यंत्र देखो बाबू, नासिका छिद्र के बाद दोनों छिद्रों होता है, उसको क्या? हल्लक कहते हैं, मतलब उसको ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी के बाद जो हमारी श्वास आती है वो स्वर यंत्र में, हाई अंगुल्टिया है ना, देखिए सब में होता है। इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसको दाब दीजिएगा तो आदमी का आवाजें नहीं निकलेगा, इसी कारण से वॉइस दाब देगा तो आवाजें नहीं निकलेगा, आवाजें पलट जाएगा। ये होता है स्वर यंत्र। यानी नासिका छिद्र ग्रसनी से होते हुए कहां से गुजरेगा? वो स्वर यंत्र से। पूछता भी है कि मनुष्य के शरीर में वॉइस बॉक्स किसको कहते हैं, तो इसी को बोलते हैं, इसी का नाम है आपका स्वर यंत्र। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? लैरिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैरिक्स कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो, ये स्वर यंत्र से होते हुए कहां गुजरेगा? श्वास नली। ये जो लंबा ऐसे दिखाई दे रहा है, इसी का नाम श्वास नली है, और ये श्वास नली को इंग्लिश में ट्रैकिया कहते हैं। अब देखो, ये श्वास नली जो होता है ना, आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाती है। श्वास नली आगे चल कितने भागों में? देखो 2 भागों में, एक भाग इधर एक भाग इधर। तो 2 भागों में जो बटी है, उन दोनों भागों का नाम ब्रोंकाई होता है। ये वाला भाग और ये वाला भाग, इन दोनों भाग का क्या नाम होगा? ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई आगे चल के अनेक भागों में टूट जाता है। देखिए आगे चल के 1 2 3 ऐसे 3 4 5 10 भागों में टूट जाता है, जिसको हम लोग ब्रोंकाइलियोस कहते हैं। जो टूटा हुआ ये सब भाग है उसको क्या कहते हैं? ब्रोंकाइलियोस। अब ब्रोंकाइलियोस के ऊपर जो संरचना पाई जा रही है, जो गुच्छा टाइप का, इसको एल्वियली कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एल्वियली कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो चीज है ये फेफड़ा का है। ये फेफड़ा कैसे काम करता है यही चीज समझेंगे। उससे पहले आप श्वास नली के प्रकारों को समझ लिए कि
श्वास नली जो ट्रेकिया होता है आगे चल के दो भागों में बढ़ जाता है, जिसको ब्रोंकाई कहते हैं, और ये ब्रोंकाई आगे चल के अनेक भागों में टूट जाता है, जिसको ब्रोंकाइलेस कहते हैं। और ये ब्रोंकाइलेस के ऊपर छोटी छोटी गुच्छा टाइप की रचना होती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियली कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्वियली कहते हैं। अब ये काम कैसे करता है बाबू? फेफड़ा क्या होता है? तो फेफड़ा जो होता है ना, मनुष्य के वक्ष गुहा में स्थित होता है और इसके बीच में हृदय स्थित होता है, ठीक है ना। अब ये काम कैसे करता है श्वसन यंत्र? देखिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात समझिए कि जब हम लोग श्वास लेते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, तो श्वास नासिका छिद्र से होते हुए, स्वर यंत्र से होते हुए, ये आपका श्वास नली से होते हुए कहाँ पहुंचेगा? फेफड़ा में पहुंचेगा। अभी जब फेफड़ा में पहुंचेगा तो ये सबसे अंतिम कहाँ तक हवा, ये अंतिम वाला जो गुच्छा है इसका नाम एल्वियली है। ये एल्वियली क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करेगा, एल्वियली क्या करेगा, हवा को जाकर रक्त में छोड़ देगा। और रक्त में वो पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, एचबी बोलिए चाहे एचजी बोलिए, हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को उठा लेगा और ऑक्सीजन को उठाकर शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में फैला देता है। यानी शरीर की सारी कोशिकाओं में क्या करेगा, ऑक्सीजन को ये फैला देगा। और जब ऑक्सीजन को फैला देगा कोशिका में, तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, जहां पर साइकिल के जैसा क्रिया होता है। इसको क्रेब्स चक्र बोलते हैं। बोलता भी है कि क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है, ठीक है ना बाबू। यानी देखो, जब हम लोग नाक से श्वास लेते हैं तो ये श्वास क्या होता है, स्वर यंत्र से गुजरते हुए, श्वास नली से गुजरते हुए, ब्रोंकाई से गुजरते हुए, ब्रोंकाइलियोस से गुजरते हुए अंतिम में पहुंचता है एल्वियली। एल्वियली खून में क्या करता है, ऑक्सीजन को मिला जाता है। और खून मतलब जिसमें रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को उठाकर हमारी कोशिकाओं में पहुंचा देता है। और कोशिकाओं में जब पहुंचा देता है तो अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, वो क्रेब्स चक्र करता है। और क्रेब्स चक्र करने के बाद वो क्या करेगा बाबू, कि जो ऊर्जा हमें प्राप्त होगा, जो ग्लूकोज प्राप्त होगा, शरीर को दे देगा। और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर वो एल्वियली को अंतिम रूप को देता है। एल्वियली क्या करता है, ट्रेकिया के माध्यम से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। ये ऐसा ही कार्य होता है हमारे शरीर में। एक बात और है कि हमारे शरीर में जो है ना, श्वास लेने में सबसे अहम भूमिका ये डायाफ्राम निभाता है। डायाफ्राम देखिए, जब ये श्वास हम लोग क्या करेंगे, लेंगे, देखिए जब श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, जब श्वास लेते हैं ना, तो ये डायाफ्राम का नीचे दब जाता है, ठीक है। उसके बाद ये डायाफ्राम फिर उठेगा और श्वास को बाहर निकाल देने का काम करता है। कई बार एक्सीडेंट की वजह से डायाफ्राम टूट जाता है और टूटने के बाद हम लोग श्वास तो लिए, लेकिन श्वास को छोड़ने के लिए इतना बल चाहिए, ये डायाफ्राम देता है। और डायाफ्राम टूट जाने की वजह से श्वास बाहर नहीं निकाल पाते और आदमी मर जाता है। तो अहम भूमिका निभाता है डायाफ्राम, ठीक है ना। क्या निभाता है, डायाफ्राम। देखिए किसी गर्भवती महिला को आप देखिएगा कि जब उसके पेट में बच्चे होते हैं, प्रेगनेंसी होते हैं, मतलब जो वो गर्भवती हो जाते हैं, तो उसका पेट भारी हो जाता है। भारी होने की वजह से ये जो डायाफ्राम होता है सोचिए दब जाता है। तो नहीं, उस समय प्रेगनेंसी की वजह से, मतलब गर्भवती जो महिलाएं होती है, वो प्लीहा साइड से क्या करती है, श्वास लेने का काम और ये फेफड़ा को जोड़ देने का काम करती है, ठीक है। इतना भी मैं आपको समझा देना चाहूं कि डायाफ्राम अहम भूमिका निभाता है कि इसमें श्वास लेने और श्वास छोड़ने की क्रिया में। श्वास लेने और श्वास लेने की क्रिया का, श्वास लेना और श्वास छोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ठीक है। देखो श्वासोच्छ्वास में क्या होता है, 21% ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन 17% ही छोड़ पाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँ, ध्यान से समझिएगा कि ये क्रिया कैसे किया। सबसे पहले नाक में हवा गया, नाक में शुद्ध हुआ, उसमें जो बाल था उसको शुद्ध किया, जो नासिका का पार्ट था वो म्यूकस की वजह से क्या किया, उसमें जो धूल कण था उसको चिपका लिया। फिर अंदर गया, कहाँ पहुंचा, स्वर यंत्र में। स्वर यंत्र के बाद हवा श्वास नली में पहुंचा, और श्वास नली के बाद क्या होता है, ये आपका फेफड़ा में पहुंचा। अब फेफड़ा में एल्वियली होता है। एल्वियली क्या करता है, वो ऑक्सीजन को, हवा को दे देता है, किसको, रक्त को, खून को देता है। खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उठा लेता है और उठाने के बाद उसको शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में फैला देता है। कोशिकाओं में फैलाने के बाद कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, जो ऑक्सीजन के साथ क्रेब्स चक्र करती है और ऊर्जा बनाती है। वो ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है और फैलने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बचता है, फिर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड किसको देता है, एल्वियली को देता है। एल्वियली फिर ट्रेकिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आ गई, मुझे विश्वास है। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं आसानी से। और देखो ये सबसे सिंपल तरीका था, क्लास 10 वाले बच्चे को समझ में नहीं आता ये कितना भारी था, कुछ नहीं। अरे भैया सबसे पहले हवा नाक में गया, नाक के बाद स्वर यंत्र में गया, स्वर यंत्र के बाद श्वास नली में गया, श्वास नली आगे चलकर दो भागों में टूट गया, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आगे चलकर अनेक भागों में टूट गया, जिसको ब्रोंकाइलियोस कहते हैं। और ये ब्रोंकाइलियोस के ऊपर छोटी सी गुच्छा पाई जाती है, जिसको एल्वियली कहते हैं। एल्वियली ऑक्सीजन को खून में पहुंचाता है और खून में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन में
ऑक्सीजन कोशिकाओं को देता है और कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, क्रेब्स चक्र करता है और वहां पर ऊर्जा बनाता है। ऊर्जा हमारे शरीर में चली जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको बाहर निकाल देने का काम करता है, फिर ट्रैकिया के माध्यम से। इसका मतलब एलवीएल अहम भूमिका निभाती है। मुझे विश्वास है ये सब चीजें पूरी विस्तार से आपको समझ में आ गई होगी। यदि आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट लेना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात करें कि आपको कॉल नहीं करना, बल्कि व्हाट्सएप पर मैसेज करने हैं। जय हिंद।